तो सबसे पहले एक ब्रीफ आउटकम डिस्कस करेंगे, खासतौर से जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज की बात आती है कि न्यूअर एडवांसमेंट है। एक तरह से हम देखें तो अभी तो प्रेजेंट सिनेरियो बहुत कॉमन है, पर जब इसकी शुरुआत हुई होगी तब ये न्यूअर एडवांसमेंट रहा होगा। तो ये सर्जरी की अगर हम बात करें, जितने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जितने भी माइलस्टोन है सर्जरी से रिलेटेड, उसमें से बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है खासतौर से अगर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करें। तो हिस्ट्री की अगर बात करें, सबसे पहले जो खासतौर से जिनकी बात आती है, जिन्होंने सबसे पहले जो सर्जरी की थी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करी थी, इनका नाम था प्रोफेसर मेड एरिक मुही, 1985। और इनकी कंट्रीब्यूशंस को खासतौर से ध्यान में रखते हुए इनको सबसे पहले एक अवार्ड मिला था जिसका नाम था GSS एनिवर्सरी अवार्ड। इनको सबसे पहले GSS एनिवर्सरी अवार्ड दिया गया था। ये फर्स्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जन थे और इनके एंडोस्कोपिक सर्जरीज की कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया गया था। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो फर्स्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी परफॉर्म की गई थी 1990 में JJ हॉस्पिटल मुंबई के अंदर। इसके बाद पुणे के अंदर फ्यू मंथ बाद, इसके बाद भी पुणे के अंदर भी ये सर्जरी परफॉर्म की गई। और इन सर्जन्स की कंट्रीब्यूशंस को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर ज्योत्सना कुलकर्णी को और डी टेकमेंटन और एरिक उडवाडिया को कंबाइंडली इनको ऑनर्ड किया गया था पद्मश्री से। पद्मश्री जो अवार्ड मिला था इनको दिया गया था। नेक्स्ट, कमिंग टू द लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, उस पर आने से पहले हम कोशिश करेंगे कि लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ देखेंगे। तो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की हम बात करते हैं तो ये लार्ज आर्म इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिनको हम इस्तेमाल करते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए। जनरल सर्जरी में हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उनकी लेंथ कंपेयर टू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो होगी वो कम होगी। साथ साथ में जहाँ जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात आती है वहाँ इंस्ट्रूमेंट हम बाहर से ऑपरेट करते हैं, तो उनकी इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो अटैचमेंट होता है ऑपरेटिंग हैंडल्स बाहर से होता है। साथ साथ में इसमें कई बार हमें कॉटराइजेशन की फैसिलिटीज़ होती है, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन को हम अटैच कर सकते हैं। तो जो इनकी शीथ होगी बॉडी के साथ साथ, जो ग्रिपिंग हैंड होगा उसके साथ साथ शीथ होती है, बॉडी होती है और ऑपरेटिंग हैंड होगा। तो ऑपरेटिंग हैंड जिसको बोलते हैं पामर ग्रिप, जो ऑपरेटिंग हैंड होगा उसको पामर ग्रिप बोलते हैं। इसके साथ साथ बॉडी होती है जिसको बेसिकली शीथ में हम डिवाइड कर सकते हैं और अटैचमेंट होगा। तो हर लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें, जो इंस्ट्रूमेंट होगा इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट होंगे, पर इसमें शीथ होगी जो डिटैच हो सकती है। ये ऑपरेटिंग हैंड है जिसको हम जॉ को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ब्लैक शीथ आप देख रहे हैं बेसिकली इंसुलेशन के लिए। जब हम इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन की जो वायर होगी उसको कनेक्ट करेंगे या इलेक्ट्रोकॉटराइजेशन का इस्तेमाल करते हुए जब हम डायसेक्शन करते हैं या कोगुलेशन करते हैं या सर्जरीज करते हैं, उस दौरान पॉसिबिलिटी क्या होगी, जहाँ भी स्किन के साथ इसका अटैचमेंट होगा वहाँ बर्न हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए एक तो पोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पोर्ट आगे हम डिस्कस करेंगे, पोर्ट किसे बोलते हैं, ट्रोकार किसको बोलते हैं, वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एक ओपनिंग बनाई जाती है, वहाँ एक स्ट्रक्चर है जिसको इंसर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं पोर्ट। आगे हम इमेज की मदद से डिस्कस करेंगे। जब पोर्ट आपने बना लिया, इस इंस्ट्रूमेंट को उस पोर्ट के थ्रू हम एब्डोमेन के अंदर इंसर्ट करेंगे। अगर आप इसको ओपन या नेकेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, शॉक की, बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। हम इलेक्ट्रोकॉटरी वायर अटैच कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी वायर क्या होगा, ये पिन है, इस पिन के अंदर हम इलेक्ट्रोकॉटरी वायर क्या होंगे अटैच कर सकते हैं। पर सर्जरी तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, पर जब ये इंस्ट्रूमेंट कहीं भी बॉडी पार्ट से टच होगा वहाँ बर्न के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वायर की जो ये वाला ऑपरेटिंग एंड है इसको कवर्ड किया जाता है किससे, इंसुलेशन से। और ये इंसुलेशन किस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ब्लैक वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ये कॉटरी वायर है जिसका एक एंड किससे अटैच होगा, इस इंस्ट्रूमेंट से, और दूसरा एंड अटैच होगा कॉटरी मशीन से। तो जब हम इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हैं वो ऑल बेस्ड होता है किससे, या तो ट्रैक्शन हम प्रोवाइड करते हैं या हम इलेक्ट्रोकॉटरी का इस्तेमाल करते हुए डायसेक्शन करेंगे। तो सिंपल जो हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है या हैंड की बात करें जहाँ से पामर ग्रिप होगा वो सिमिलर हो सकता है, इसका जो अटैचमेंट होगा वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम नॉर्मल सर्जरीज के अंदर, जनरल सर्जरीज के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें टूथ फॉर्सेप्स होता है, उसका काम यहाँ मैरीलैंड का होता है। मैरीलैंड डिवाइस है, इसके लिए आगे ये मैरीलैंड से हम डायसेक्शन कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही ग्रास्पर होता है, जैसे हम एलिस फॉर्सेप का इस्तेमाल करते हैं, ग्रास्पर भी अलग तरह का। इसी तरह से जो आर्टी फॉर्सेप है, आर्टी फॉर्सेप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डायसेक्शन फॉर्सेप 2 तरह का हो सकता है, एक होगा टूथ फॉर्सेप और नॉन टूथ। यहाँ जो ग्रास्पर होगा 2 तरह का ग्रास्पर हो सकता है, ट्रॉमेटिक और ऑटोमेटिक।
तो यानी जितने भी जो हैंड इंस्ट्रूमेंट है उनमें शीथ और बॉडी और जो ऑपरेटिंग हैंड है जिसको बोलते हैं पामर ग्रिप वो सिमिलर होगा। इसका जो ये एंड होगा, जो शीथ के अंदर जो चीज़ें अटैच होती है वो डिफरेंट हो सकती हैं। यानी एक ही, सपोज करिए आपके पास एक ही पामर ग्रिप है, आप डिफरेंट तरह का अटैचमेंट इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। यानी इसको हम इस मशीन को या इस जो इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हैं इनको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पामर ग्रिप, जो पामर ग्रिप है वो जो एरिया है पामर ग्रिप है, उसके बाद शीथ या बॉडी है, और उसके बाद जो अटैचमेंट होगा इसका। तो अटैचमेंट की जो टिप होगा उसके बिहाफ पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसकी जो फंक्शनलिटी होगी इस पर डिपेंड करेगी जो अटैचमेंट है उसकी शेप या उसकी बनावट कैसी है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो पामर ग्रिप सब में सिमिलर होगा। इसमें जो ये नोब देख रहे हैं, ये नोब का काम होता है रोटेट करना, यानी डायरेक्शन, इंस्ट्रूमेंट की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे सीज़र है, सीज़र ऐसे कर्व हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं, या ऊपर हमें डायसेक्शन करना है तो जब हम ये रोटेट करेंगे, वाइट वाला पोर्शन रोटेट करेंगे, इससे क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। और इसमें एक हम थंब लगाते हैं, दूसरे में हमारा इसको जैसे गन की तरह होल्ड करते हैं। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो जॉ ओपन होगी, और जब इसको क्लोज करोगे तो जॉ इसकी क्लोज होती है। इनका अटैचमेंट का मेथड भी अलग है जो अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो आपके लेवल तक ये समझ लें कि पामर ग्रिप है। इसके अलावा जो ये अटैचमेंट है इसकी टिप की बाकी इमेज यहाँ पे शो हो रही है। जैसे मेरीलैंड है, मेरीलैंड का काम होता है डायसेक्शन करना, होल्ड करके ट्रैक्शन प्रोवाइड करना ताकि डायसेक्शन हो सके। इसके अलावा होल्ड करने के लिए 2 तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं जिसको बोलते हैं ग्रास्पर, ट्रोमेटिक ग्रास्पर और ऑटोमेटिक ग्रास्पर। ट्रोमेटिक ग्रास्पर जब कह रहे हैं इसका मतलब है इसके अंदर तुथ होगा, तुथ होने की वजह से होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी पर यह ट्रॉमा कॉज करेगा। जहाँ डिलिकेट स्ट्रक्चर्स का हमें होल्ड करना है हम ट्रोमेटिक ग्रास्पर यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑटोमेटिक ग्रास्पर यूज़ करेंगे। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इसके टिप एरिया पे तुथ है और इसके टिप एरिया पे कोई सरेशन नहीं, सिंपल सरेशन है, कोई तुथ की प्रेजेंस नहीं है। तो ग्रास्पर का दोनों का काम क्या है, होल्ड करना, और इसको लॉक कर सकते हैं। ग्रास्पर को भी हम क्या कर सकते हैं, किसी स्ट्रक्चर्स को होल्ड करके हम उसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सीज़र है, सीज़र जैसे हम सिंपली सीज़र कट करते हैं वैसे ही इसकी जो एंड होगी, जो टिप होगा, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कटिंग। इसके अलावा मोनोपोलर कॉटरी हुक है। कई बार हमें सिंपल कॉटराइज करना है, हमें कट नहीं करना, डायसेक्शन नहीं करना, हम पेरिटोनियम के अटैचमेंट को डिटैच करना चाह रहे हैं किसी लीवर सरफेस से या किसी अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स के सरफेस से। खासतौर से जब हम लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी की बात कर रहे हैं तो पेरिटोनियम का अटैचमेंट होता है जो लीवर बेड से होगा, जो कवर करेगा किससे, गॉल ब्लैडर के ऊपर भी कवर करेगा, और साथ साथ में कनेक्टिव टिश्यू भी अटैच करता है किसको, गॉल ब्लैडर को लीवर के साथ। तो उसको हम डायसेक्ट जो करते हैं वो मोनोपोलर हुक की मदद से करते हैं। तो मोनोपोलर हुक इसके लिए इस्तेमाल होता है, यानी बेसिकली हम किसी टिश्यू के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे और इलेक्ट्रोकॉर्टी की मदद से बर्न करते हुए ऊपर हम उसको एक शेयर प्रेशर डालते हैं जिससे वो डिटैच हो जाता है और सेपरेट हो जाता है। ऐसे ही ये जीबी स्ट्रक्चर है, यानी जीबी गॉल ब्लैडर आपने डायसेक्शन कर लिया तो उसके बाद रिमूव करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जिसको बोलते हैं जीबी एक्सट्रैक्टर। यानी जीबी एक्सट्रैक्टर का काम होता है गॉल ब्लैडर को आफ्टर ऑपरेशन रिमूव करना। क्लियर? इसके अलावा ये सक्शन इरिगेशन है, जो सिंपल सक्शन ट्यूब आपने अगर ओटी के अंदर कदम रखा होगा और ओटी में आप गए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि सक्शन मशीन होती है, उसके पाइप होता है जो रबर पाइप है, उस पर हम कनेक्ट करते हैं सक्शन इरिगेशन के लिए, सक्शन ट्यूब अटैच करते हैं। तो यहाँ भी लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी सक्शन इरिगेशन होता है, इससे हम सक्शन भी कर सकते हैं और इरिगेट भी कर सकते हैं। इरिगेशन का मतलब है हम फ्लूइड वहाँ पे पहुँचा सकते हैं, साथ साथ में वहाँ से जो फ्लूइड आपने पहुँचाया है तो वो सॉइल्ड एरिया को आप वॉश करने के बाद दोबारा से इसको सक्शन भी कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट बात आती है जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और भी हैं, कुछ डिवाइसेस और भी हैं, तो हमने सिर्फ अब तक हैंड इंस्ट्रूमेंट की बात करी है। इसके अलावा कुछ अटैचमेंट्स होता है, जैसे ये असेंबल्ड है, ओवरऑल जो ट्रॉली है जिसे हम देख रहे हैं, ये ट्रॉली, इस पर सारी चीज़ें असेंबल्ड हैं। मॉनिटर है, जो अपर पार्ट है मॉनिटर है, उसके बाद ये कैमरा कंसोल है, ये इंसफ्लेटर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें असेंबल की जाती हैं, उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इंसफ्लेटर्स का काम होता है CO2 इंसफ्लेशन हम कॉज करते हैं या CO2 इंसफ्लेशन करते हैं नीमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए। यानी CO2 को हम CO2 जो सिलेंडर होगा वो अटैच होता है इस ट्रॉली से, और वो अटैच होता है पाइप की मदद से इंसफ्लेटर मशीन से।
इंसफ्लेटर मशीन का काम होता है CO2 को कंट्रोल्ड मैनर में पेरिटोनियम तक पहुंचाना। कोई भी हम एक्टिविटी अनकंट्रोल्ड मैनर में नहीं कर सकते। सपोज करिए आपने निमोपेरिटोनियम बहुत ज़्यादा क्रिएट कर लिया, तो वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा को कंप्रेस कर सकता है, या एब्डोमिनल एओर्टा है उस पर प्रेशर पड़ सकता है, तो उसके वजह से वेनस रिटर्न, साथ साथ में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ अगर पहले से हिडन है तो वो प्रोवोक हो सकती है। तो हम यह ध्यान ये रखते हैं कि हम जो भी इंसफ्लेशन करेंगे वो कंट्रोल्ड करेंगे। तो कंट्रोल इंसफ्लेशन के लिए यहाँ एडजस्टमेंट होता है, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं इंसफ्लेटर। इसमें प्री सेट प्रेशर हम पहले से सेट कर देंगे कि कितना प्रेशर हमें देना है, फ्लो रेट क्या होगा, यानी किस फ्लो से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाना है, और किस प्रेशर पर पहुंचने के बाद वो कट ऑफ हो जाना चाहिए। यानी एक निमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए रेगुलेटेड मैनर में हम प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, यानी किस स्पीड से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें रीच होगा, किस फ्लो रेट्स के साथ जाएगा, पहला जो प्रीसेट प्रेशर हमारा क्या होगा, कहाँ तक प्रेशर रीच करने के बाद ये इंसफ्लेशन कट हो जाना चाहिए, सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। हम पहले इसके अंदर बटन की मदद से उसको सेट कर देते हैं और मशीन को ऑपरेट करते हैं। क्लियर है? इसके अलावा ये मॉनिटर है, जो ये कन्वेंशनल बहुत पुराना मॉनिटर है। ये जो मॉनिटर देख रहे हैं LED स्क्रीन, आप सिंपल टीवी जैसी चीज़ देख रहे हैं, ये भी मॉनिटर ही है। और अभी फ़िलहाल सोफिस्टिकेटेड इन्वायरमेंट के अंदर खासतौर से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम LED स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये ट्रोकार है। ट्रोकार बेसिकली वो एक ओपनिंग बनाने के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया था कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के अंदर स्मॉल ओपनिंग बनाते हैं, तो स्मॉल ओपनिंग बनाने के बाद हम बेसिकली पहले तो हम स्किन पे एक स्मॉल इंसिजन देते हैं। जैसे अम्बिलिकस की हम बात करें, जो प्राइमरी पोर्ट हमारा होता है, पहला पोर्ट जो हम क्रिएट करते हैं अम्बिलिकस के अराउंड करते हैं। अम्बिलिकस के अराउंड करने के बाद इन्फीरियर क्रीज हो सकता है या सुपीरियर क्रीज हो सकता है, जिसको हम एक दो तरह से एलिस फोर्सेस से होल्ड करते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद 11 नंबर ब्लेड से एक इंसिजन देते हैं, सिर्फ स्किन को हम कट करते हैं, डीपर एरिया में नहीं जाते। उसके बाद हम शार्प ट्रोकार लेते हैं। शार्प और ब्लंट ट्रोकार दो तरह का होता है। शार्प उसे कहते हैं जिसकी एजेस क्या होंगी, शार्प होगी, पॉइंटेड होगी, उसको शार्प ट्रोकार बोलेंगे। ब्लंट ट्रोकार भी होता है। तो पहला जब हम ट्रोकार इस्तेमाल करते हैं तो वो शार्प इस्तेमाल करते हैं, या कई बार इसकी जगह पे एक और निडल इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं वेरिसिस निडल या वेरिस निडल। वेरिसिस निडल का इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिसिस निडल ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये स्मार्टली डिज़ाइन इंस्ट्रूमेंट है। इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, जैसे आपने पेन देखा होगा जिसके अंदर हम उसको क्लिक कर सकते हैं, ऐसे ही ये डिवाइस है कि इसकी जो शार्प एंड होती है वो क्या होती है, कवर्ड होती है। शार्प एंड क्या होगी, कवर्ड होगी। जब आप इसको होल्ड करेंगे और स्किन के अगेंस्ट प्रेस करेंगे तो ऊपर की जो शीट होती है वो ऊपर हो जाती है और इसका शार्प एंड क्या होगा, बाहर आ जाता है। और जैसे आप उसको रोटेट करते हुए आप पेरिटोनियम तक पहुंचोगे, ये इसकी शीट जो शार्प के ऊपर आ रही थी अब दोबारा से शार्प को कवर कर लेगी, जिसके वजह से एडवेंटली कोई विसराज वहाँ प्रेजेंट है तो उसकी इंजरी नहीं है। जब आप सिंपल ट्रोकार इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी एब्डोमेन में निमोपेरिटोनियम क्रिएट करने के लिए आप सिंपल प्राइमरी तौर पर अगर ट्रोकार इस्तेमाल करेंगे तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसकी इंजरी हो सकती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस बनाई गई जिसका नाम है वेरिसिस निडल। वेरिसिस निडल का काम क्या होता है, CO2 इंसफ्लेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले हमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम वेरिसिस निडल को इन्फीरियर अम्बिलिकल क्रीज पे या सुपीरियर अम्बिलिकल क्रीज पे एक इंसिजन देते हैं। वहाँ से वेरिसिस निडल हम डॉट के फॉर्म में, डॉट का फॉर्म क्या होता है, सपोज करिए पेन है कि इसको हम जो होल्ड करते हैं, या डॉट जो मेले के अंदर हम रिंग फेंकने के लिए या किसी चीज़ को फेंकने के लिए हम करते हैं, तो जो उस तरह से होल्ड करते उसी तरह से इसको होल्ड करते हैं। यहाँ से होल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम स्क्यूटिंग मैनर में या सर्कुलर मैनर में रोटेट करते हुए हम पेरिटोनियम तक पहुँचेंगे। पेरिटोनियम तक पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो एंड होगी इंसफ्लेटर ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे। जो इंसफ्लेटर है उससे इसकी एंड को कनेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद इंसफ्लेटर को ऑन करेंगे। इंसफ्लेटर ऑन होगा तो CO2 फ्लो करने लग जाएगा और पेरिटोनियम के अंदर जमा होगा। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ निमोपेरिटोनियम क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिसिस निडल को रिमूव करेंगे। उसके बाद शार्प या ब्लंट ट्रोकार जो भी प्रेफरेबल होगा उसको हम वहीं जो इंसिजन आपने दिया था उसको थोड़ा सा वाइडन करेंगे और वहाँ से ये ट्रोकार को इंसर्ट करेंगे किसके अंदर, जहाँ पे आपने पहले वेरिसिस निडल को इंसर्ट किया था। ठीक है, तो ये जनरली जो ट्रोकार के साइजेस होते हैं डिफरेंट होते हैं। 5 mm का ट्रोकार हो सकता है और 10 mm का ट्रोकार हो सकता है। तो जनरली हम 10 mm का ट्रोकार इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रोकार आपने इंसर्ट कर दिया
तो ट्रोकार की एडजस्टमेंट ये होती है कि इसके अंदर बाकी डिवाइसेस आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ट्रोकार फर्स्ट जो प्राइमरी पोर्ट आपने क्रिएट किया, उसके बाद हम इंडोस्कोप, जो ये है इंडोस्कोप, लेप्रोस्कोपी बेसिकली किस पे बेस्ट है, टेलीस्कोप पे। टेलीस्कोप डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम इंटरनली देखने के लिए करेंगे, इसी वजह से इसको बोलते हैं इंडोस्कोप। तो टेलीस्कोप की भी साइजेस अलग है, 5 mm का टेलीस्कोप हो सकता है, 10 mm का टेलीस्कोप हो सकता है, जो खासतौर से इस्तेमाल होता है लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी के लिए। इसके अलावा 7.5 या 7 mm का भी टेलीस्कोप होता है, या 2.5 mm का, जो खास तौर से इसके लिए इस्तेमाल करते हैं यूरेथ्रा की विजुअलाइजेशन के लिए या सिस्टोस्कोपी के लिए। तो टेलीस्कोप हम उसके बाद इंसर्ट करेंगे। टेलीस्कोप का एडजस्टमेंट किससे होता है, कैमरा कंसोल के साथ। टेलीस्कोप का जो ये एंड होगा, इसको किससे अटैच करेंगे, कैमरा कंसोल के साथ अटैच करेंगे, वायर है, और ये अटैच होता है किससे, लाइट सोर्स से। तो जब इंटरनली आप कैमरा लेके जाओगे, वहाँ विजुअलाइजेशन नहीं होगा, उसको इन्हांस करने के लिए टेलीस्कोप में जो ये केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस केबल की मदद से हम कैमरा कंसोल से भी इसका अटैचमेंट होता है, और इसका अटैचमेंट किससे होगा, लाइट सोर्स से। यानी टेलीस्कोप लाइट सोर्स के साथ अंदर जाएगा, अंदर ब्राइटन भी करेगा, साथ साथ में इमेज भी कैच करेगा। जो इमेज कैच करेगा वो किस पे दिखाई देगा, मॉनिटर पे। क्लियर है? तो ये जो डिवाइसें जितनी भी हैं, ये सिर्फ हम विजुअलाइजेशन के पर्पस के लिए या इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। क्लियर है? जो हैंड इंस्ट्रूमेंट हमने पहले डिस्कस किया था, वो ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, उन्हीं के इस्तेमाल से हम डायसेक्शन भी करेंगे, और डायसेक्शन के बाद जो पोस्ट प्रोसीजर है वो भी करते हैं। ये 2 तरह के रबर ट्यूब आप देख रहे हो, ये क्या है, इसको बोलते हैं रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से जो गैसियस लीक है उसको प्रिवेंट करें। अदरवाइज आप इंसफ्लेट भी कर रहे हैं और गैसेस लीक भी हो रहा है, तो नीमोपेरिटोनियम सफिशिएंट अमाउंट में क्रिएट नहीं होगा, तो आपको ऑपरेट करने में प्रॉब्लम होगी। आपका हैंड इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, मूव नहीं करेगा, विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। इसको प्रिवेंट करने के लिए, गैसेस लीक को प्रिवेंट करने के लिए रिड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये ट्रोकार, ये डिस्पोजेबल ट्रोकार है, प्लास्टिक से बना हुआ होता है। सपोज करिए आप चाहते हैं कि कोई ऐसी कंडीशन है जहाँ पे दोबारा से उस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में डिस्पोजेबल ट्रोकार का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है? तो यानी एक बार यूज़ होने वाली